हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में मिल रहे हैं फिर दोबारा। तो आज हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया हम लोग स्टडी करेंगे। जहाँ पे पिछले लेक्चर में हम लोग छोड़े हुए थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे और उसके बाद हम लोग पढ़े थे शैडो फॉर्मेशन। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी लाइट के बारे में भी और स्टडी करेंगे, क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या हो सकता है किसी भी इंटरफेस पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, तो अगर देखा जाए बिहेवियर ऑफ लाइट, क्या क्या बिहेवियर हो सकता है। इंसानों की तरह लाइट के भी दो बिहेवियर हम लोग देखते हैं। वो बिहेवियर जो है उसका नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां यहां पे वैसी बात नहीं करेंगे। हम लोग इसमें देखें कि अगर कोई मान ले कि ये एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेन जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। अगर इसमें देखें तो ये जो मीडियम है नीचे का, इसको मान लेते हैं कि एक मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, उसने इसको माने मीडियम सेकेंड। हमारे पास दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। तो इन दो मीडियम को ये प्लेन ऐसे क्या करता है, डिवाइड कर, सेपरेट करता है। तो इसी को कहते हैं इंटरफेस। अगर इस मीडियम पे कोई भी लाइट रे आकर गिरती हो, ऐसे इसमें कोई भी अगर लाइट रे अगर गिरती है और नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है, और नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है, तो जो लाइट रे गिरती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो भी लाइट रे गिरेगी उसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब लाइट तो गिरी यहां पे और मान लेते हैं तो इस पे एंगल थीटा पे गिरी। तो गिरने के बाद इसके साथ क्या होगा, जब ये लाइट रे गिरी इस पे, इस इंटरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, उसमें गिरने के बाद क्या होगा। यहां से तीन चीजें हो सकती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी होंगी। तो अगर इसमें बात करें, जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे कि जो सोप होती है, सोप पे एक मिरर लगा होता है, सामने एक ऐसे मिरर लगा होता है। तो हम लोग बाहर से सोप के अंदर देखते हैं, हमें सोप के अंदर की भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, और उस मिरर में अपना चेहरा भी दिखाई देता है, उस शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई देता है। वो जो चेहरा हमारा दिखाई देता है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अंदर भी हमें दिखाई देता है। तो वहां क्या हुआ, तो वहां दो चीजें होती है, एक तो हमारा चेहरा दिखाई देता है और दूसरे तरफ भी दिखाई देता है, मीडियम पे दूसरे साइड भी दिखाई देता है। सेम उसी तरह अगर क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे आएगी तो ये आने के बाद ये लाइट रे फिर से इधर चली जाएगी। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि वो लाइट रे फिर दूसरे मीडियम में भी चली जाए, से वो लाइट रे दूसरे मीडियम में भी चली जाए अपने पाथ को चेंज करके। इस लाइट को जाना चाहिए था इधर, इस लाइट को जाना चाहिए था इधर इंसिडेंट रे को, लेकिन वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके, पाथ को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। जब जैसे वो दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ को चेंज करके दूसरे पाथ में जाने लगती है। ये तीन चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो अब ये इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे इंटरफेस पे गिरने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कह सकते हैं डिफिनेशन इसका, तो द लाइट विच थ्रो बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग surface in the same medium as the incident ray, then the light ray is called reflected ray। फिर दूसरे मीडियम में जो ट्रांसमिट हो जाती है, ये दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गई, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब ये दो चीजें हुआ, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। तीसरा क्या हुआ, तो तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन। अगर लिख दे इसको, तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, और थर्ड जो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें हो सकती है। तो लाइट का बिहेवियर किसी इंटरफेस पे तीन चीजें शो करती है। पहला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि अगर लाइट रे किसी इंटरफेस पे गिरती है और फिर से उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसे कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा, अगर लाइट रे गिरने के बाद दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है और अपने पाथ से डाइवर्ट होते हुए, तो उसे कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड क्या होगा, अब तो लाइट रे गिरी और इस सेकेंड मीडियम में अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, सेकेंड मीडियम में अगर लाइट रे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें हो सकती है। अब ये कब होगा, कैसे हुआ? जनरली ये तीनों चीजें साथ साथ होती हैं। किसी भी मीडियम पे अगर लाइट रे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, और कुछ पार्ट एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ये तीनों, जो भी हम तीनों ये देख रहे हैं, ये तीनों फिनोमेना साथ साथ होती है अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो। अब कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा, जो पार्ट है लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कुछ टर्म देखें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर एक और भी टर्म देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। यहां से एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे जो थीटा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल मानते हैं आर। तो ये जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस तरह ये जो एंगल है नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा है, इसको अगर कह दें फाई है, तो ये एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर नाम लिख भी दिया जाए कि अगर यहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फाई जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स हो गए। एक टर्म इसमें और आता है, जनरली आपको बुक में नहीं दिया जाता है, ये एंगल आता है, ये
सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और ये जी जो है ग्लेंसिंग एंगल कहलाता है। ग्लेंसिंग एंगल, बस नाम याद रख सकते हैं, जी इक्वल टू हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए ये जी यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जी क्या होगा, जी जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया ग्लेंसिंग एंगल। ये तो टर्म हो गया हमारे पास कुछ। अब बात ये आती है कि ये सारी फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है, कब किसको पढ़ेंगे। तो अगर मान ले कि लाइट जो है यहां से आई और 99.99% उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लाइट ट्रांसफर हो गई उसी मीडियम में, तो वो फिनोमेना जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल वहां पर रिफ्लेक्शन मान के पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो उस समय हम लोग उसको रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। अगर मैक्सिमम पार्ट एनर्जी का ट्रांसमिट होता है दूसरे मीडियम में, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन जनरली हमें मिलता है किसी बॉडी को हम लोग धूप में रख दें तो वहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ना। हमें दो ही चीजें पढ़नी है, जिसमें से है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमें स्टडी करना है। तो अब बात थोड़ी सी करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट में क्या होगा, तो जो लाइट होती है, वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो कैसे ट्रेवल करती है, तो अगर देखें इसमें तो जो लाइट रे होती है वो ऐसे ट्रेवल करती है। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है लाइट की, और यहां से हम लोग बना दें ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये पॉइंट हो गया z। तो अगर लाइट रे x डायरेक्शन में जाती है, अगर लाइट रे x डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, z डायरेक्शन में होगी। मतलब वो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, तो अगर देखें ऐसे, तो जो लाइट है वो ऐसे चली है, ऐसे देखें अगर ऐसे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट ऐसे करते हुए चलती है ऐसे, अगर देखें ऐसे तो लाइट ऐसे करते हुए ऐसे चलती है, मतलब जा रही है x डायरेक्शन में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, ऐसे लाइट में चलती है। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे पिछले टर्म पे कि कौन सा फॉर्मूला लाइट फॉलो करता है। तो लाइट जो फॉर्मूला फॉलो करता है वो फॉलो करता है लेमडा एफ इक्वल टू सी। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, एफ फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट है, और लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अब यहां पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो अगर इसमें देखें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये केवल सोर्स पे डिपेंड करता है, किस तरह से ये लाइट रेडिएट होती है या इमिट होती है सोर्स से, सोर्स किस फ्रीक्वेंसी से लाइट को इमिट करता है, इस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, केवल सोर्स पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड किस पे करता है, केवल ये सोर्स पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज कर दे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होती है, केवल सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो वेवलेंथ पे क्या पड़ेगा, क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कम होती है? हाँ, कम होती है। किस फैक्टर से कम होगा?
उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारे पास फॉर्मूला फॉलो होता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हर एक मीडियम में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है जब दूसरे मीडियम में जा रही है वो अपने पास से डिविएट हो रही है। डिविएट हुए या दो चीजें हो सकती है, या तो नॉर्मल की तरफ डिविएट होगी या नॉर्मल से दूर की तरफ डिविएट होगी। कब ये होंगे इसको जानते हैं। तो कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वहां पर हम लोग स्टडी करते हैं ये कि जो भी लाइट रे होती है उसकी स्पीड, जो स्पीड होती है c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन होता है। μ0 एप्सिलॉन, μ0 यहाँ पर फ्रिक्शन वाला μ0 नहीं है, ये अलग है। और ये e और नॉट लगा दिए, इसकी भी अपनी मीनिंग है। तो यहां पर μ0 जो है ये जो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, और एप्सिलॉन नोट जो है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इनकी अपनी वैल्यू होती है। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ उसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर। इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें उतनी जानकारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू हो गई, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ये मैक्सवेल जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से वो हमें आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होगी। और इसी की वैल्यू जो आती है वो होती है 3 इंटू, इसी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर चेंज होगा तो किस फैक्टर से चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये हम लोग अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको इरेज कर देना इधर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, तो हम लोग स्पीड की बात करेगा तो स्पीड डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस पे। लेकिन मीडियम में जाने पर, किसी भी मीडियम में ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाती है। वहां पे क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू √μ एप्सिलॉन। जो म्यू जो है म्यू इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। उसी तरह एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो ये तो मीडियम की बात हुई। अब हमें पता तो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इनकी वैल्यू पता नहीं थे। ये रिलेटिव के टर्म में दिए थे, रिलेटिव टर्म में दिए तो म्यू आर इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। यहां से कैलकुलेट करने हम लोग तो म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। सिमिलरली एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो गई एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इनकी वैल्यू यहां पुट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो आ जाएगी 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर इसको लिख दें ऐसे तो 1/√μ नॉट
एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग और इसको बाहर कर दें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर देखा जाए इसमें तो ये वैल्यू वहां से दिख रही है, 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो होता है ये क्या होता है सी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई। अब इस टर्म को हम एक नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव, तो इसको हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ये आता है टर्म हमारे पास, और यहाँ पे जो एन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस हम लोग जान गए कि हमारे पास फॉर्मूला जो आता है स्पीड ऑफ लाइट की इन मीडियम, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिक्रीजेज या reduce is called refractive index। या दूसरे तरीके से इसको लिख दें, बहुत से बुक में हमें मिल जाएंगे लिखे हुए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = c डिवाइड बाई v, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो है किनका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन्हीं रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और देखा गया है कि जब भी n की वैल्यू एक्सेप्ट वैक्यूम 1 से अधिक होती है, एक्सेप्ट वैक्यूम, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। वैक्यूम में फॉर वैक्यूम n = 1, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, और इसके अलावा कोई भी मीडियम हो उसकी वैल्यू हमेशा n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ये तो हो गए हमारे पास। अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन ये निकला कि अगर लाइट रे एयर से या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। अगर एयर से ग्लास में गई या वाटर में गया तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, घटती है। तो हमने जाना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जो होती है c/n होती है। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। अगर हम लोग अभी फिगर बनाए थे ऐसे कि अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये फिर से उसी मीडियम में भी जा सकती है, सेकेंड मीडियम में भी वो अपने पाथ से डाइवर्ट होकर जा सकती है। अगर ये फर्स्ट मीडियम माना जाए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं I, ये एंगल R, और इसको हम लोग कंसिडर करिए फाई। ये आ गया। अगर इसमें इसकी वेलोसिटी v1 है तो सेकेंड मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग और फोकस करें तो देखेंगे कि जो वेलोसिटी है v1 = c डिवाइड बाई n1 हो जाएगा, तो इस v2 = c डिवाइड बाई n2 हो जाएगा। v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 है,
उसी तरह V2 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n2 है, क्योंकि c तो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब भी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जब हमको ये कंडीशन याद होना चाहिए, तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। ये रेशियो भी हमारे कभी कभी काम में आते हैं, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। डायरेक्ट इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ चीजें और है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि जो C होता है, C इक्वल टू लैम्डा f फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग थोड़ा सा लैम्डा को निकालते हैं, ये होता है। और किसी दूसरे मीडियम में इसको थोड़ा सा लिख दे f म्यू नॉट। अगर किसी दूसरे मीडियम में इसकी मान लें कि इसका लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा हो गया और फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होना चाहिए? लैम्डा चेंज होना चाहिए। अब इसमें c डिवाइड बाई v अगर कर दें तो ये आ जाएगा, डिवाइड करते लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां से इसको लिख सकते हैं n। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाई n। ये हमारे पास आ गया वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। देख रहे हैं कि मीडियम चेंज होने से उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। एक चीज और आ गया, ये तो हो गया मीडियम चेंज होने पे वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होते हैं। लेकिन जब मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट रे यहां से आई, लाइट रे आकर इंसिडेंट हुई, जैसे इंसिडेंट तो लाइट रे हुई, उसके बाद फिर से उसी मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से उसी मीडियम में अगर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या होगा? क्या उसका वेवलेंथ चेंज होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि उसी मीडियम में वापस जाने पर ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लाइट के, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है कि लाइट को जानी चाहिए थी सीधा, अगर ये सरफेस नहीं होता, मीडियम दूसरा नहीं होता, तो लाइट सीधा उसी डायरेक्शन जाती, स्ट्रेट लाइन पाथ पे रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन करते। लेकिन इस सरफेस के होने से लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करके दी, तो यहां पे वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इंटरफेस पे लाइट को पढ़ने से क्या क्या हो सकता है। अब हमारा यहां से शुरू होता है रिफ्लेक्शन। डिटेल में पढ़ा जाएगा रिफ्लेक्शन क्या है। ये थोड़ी सी लाइट के बारे में जानकारी थी कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या क्या चेंज हो सकता है। इसको याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन में हमें बहुत काम आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दी है। तो अब हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ, तो एक क्वेश्चन जनरली ये पूछे जाते हैं कि हमें पेड़ की पत्तियां ग्रीन क्यों दिखाई देती है, इस बोर्ड का कलर भी ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, हमारे शर्ट का कलर व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कोई भी हमें कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका कलर हमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कोई हमें रेड कलर की बुक दिखाई देती है, ये सारी चीजें हमें कलर क्यों दिखाई देता है, बाकी कलर क्यों नहीं दिखाई देता।
हमने यह भी सुना है कि जो लाइट होती है वो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स होते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्पर्सन में पढ़ेंगे। ये सब क्यों दिखाई देता है? हमें कलर केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट केवल उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है जिस कलर जो हमें दिखाई देता है, बाकी को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास जो KVPY में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लें हमारे पास 2 बैलून है, ऐसे एक बैलून है और एक ये बैलून फर्स्ट है, ये रेड कलर का है, दूसरा बैलून हमारे पास ऐसे है, ये ब्लू कलर का है, यहां बंधा हुआ है ऐसे। अगर इस पे हम लोग लेजर लाइट डालें, ऐसे हम लोग इस पे लेजर लाइट डालते हैं, यहां से लाइट ऐसे आएगी। लेजर आपने देखा भी होगा, लेजर से रेड लाइट निकलती है। यहां भी हम लोग एक लेजर, इस पे भी लेजर लाइट डालते हैं। जब इस पे हम लोग टॉर्च से लेजर लाइट डालते हैं इसे, तो क्वेश्चन ये है कि जब इन पे लेजर लाइट डालने पे कौन सा बैलून फूटेगा, कौन सा बैलून फूट जाएगा? सोच के देखिए क्या होना चाहिए, यहां पे कौन सा फूटना चाहिए? ब्लू बैलून फूटना चाहिए। क्यों फूटना चाहिए अब ये देखते हैं। अभी हमने देखा है कि जो भी लाइट कलर होता है हमें दिखाई देता है, वो क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पे कौन सी आ रही है? लेजर लाइट। ये जो है लेजर है, ये लेजर रेड कलर का, ये रेड कलर का होता है, लेजर का लाइट रेड कलर का होता है। जब ये रेड कलर इस रेड बैलून पे पड़ेगा, जब ये रेड कलर इस बैलून पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा? इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगा, इस गैस की एनर्जी नहीं बढ़ेगा, ये फूटेगा नहीं। लेकिन जब यही लाइट ब्लू पे पड़ेगा, ब्लू क्या करता है? केवल ब्लू कलर है तो वो केवल ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी रेड को एब्जॉर्ब कर देगा। और एब्जॉर्ब करने की वजह से इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये धीरे धीरे फैलते हुए फूट जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें बता दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस पे ऐसे पड़ती है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे पड़ती है तो वो फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जितना एंगल वो नॉर्मल से बनाएगा, ऐसे आई रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल आर बनाता है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये है नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां पे आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो कुछ नाम हो गए इसके। अब यहां से आता है कि अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है। यहां से जो लॉ आते हैं, 2 लॉ आते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके क्या 2 लॉ हैं वो भी हम जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये है कि जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे।
तो कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ जो है इसका वो ये बताता है कि जो लाइट रे जितने एंगल पे नॉर्मल से जितने एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया हमारा दो लॉ। इसको थोड़ा सा 3D में देखते हैं तो आपको याद रहेगा ये दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है क्या ये दोनों लॉ हर एक सरफेस के लिए वैलिड है, या तो रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस, क्या ये दोनों के लिए वैलिड है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि लॉ हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो, दोनों के लिए वैलिड है। तो यहां पे इसको 3D में देखते हैं, या कह सकते हैं इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सभी सरफेस के लिए वैलिड है। तो इसको इंपॉर्टेंट आप दे सकते हैं ऐसे। अब इसका थोड़ा सा 3D में देखते हैं हम लोग, 3D में कैसे बनेगा। तो 3D के लिए अगर देखें, इसमें ये हमारा सरफेस हो गया है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इस सरफेस पे हमें एक नॉर्मल ऐसे प्लेन चाहिए। तो नॉर्मल प्लेन हम लोग बनाते हैं ऐसे, तो इस पे नॉर्मल प्लेन ऐसे बना दिया, ऐसे एक नॉर्मल प्लेन हो गया। ये नॉर्मल प्लेन है। किसके प्लेन के? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल एक प्लेन ऐसे है। जब लाइट रे इस पे आएगी, कोई भी लाइट रे अगर इस पे इंसिडेंट होती है, तो ऐसे लाइट रे आई ऐसे इस प्लेन में, और इससे इतने ही एंगल पे ये निकल गई है। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसका 3D व्यू है। कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन ऐसे है, इस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे इसी प्लेन में निकल जाएगी। जिस प्लेन में, इसी प्लेन में लाइट आ रही है और इसी प्लेन में जा रही है। ये इसका थोड़ा सा 3D वर्जन है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि लाइट रे एक ही लाइन प्लेन में लाई करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितनी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है,
इसको इसलिए हम थोड़ा बहुत जान लेना चाहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। लेकिन जो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे पेड़ दिखता है, बुक दिखता है, हम लोग किसी को दिखते हैं या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये सारी चीजें जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखते हमें। ये सब दिखने के कारण इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बहुत सारे ऐसे भी हमें दिखता है ऑब्जेक्ट जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट को वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो बहुत चमकीला दिखाई देता है। हम उसे देखना हमारे लिए आसान नहीं होता। जो चीजें चमकेगी उसे आंखों को से देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है, जैसे दीवार हो गई, ये हम आसानी से देख सकते हैं, चमकीला नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि ये लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, और जब लाइट को हर एक डायरेक्शन रिफ्लेक्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अभी यहां से बात करें, ये दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसी को दूसरे नाम से कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में तो पेड़ दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है, बुक दिखाई देती है, ये सब इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देते हैं। इसमें प्लेन मिरर जो है, जितने भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, जिससे 99.999% रिफ्लेक्शन होता है, और वो स्मूथ सरफेस हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस केस में जो आते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में, कोई भी अगर लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे आके गिरती है, ऐसे पहला लाइट रे गिरे ऐसे पैरेलल लाइट रे अगर आके इंसिडेंट होती है इस पे, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से पैरेलल ही हो जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल रे या पैरेलल बीम कह सकते हैं इसको। ये क्या होगा? ये भी पैरेलल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कहें कि क्या कोई भी लाइट रे स्मूथ सरफेस पे गिरती है, पैरेलल लाइट रे स्मूथ सरफेस पे गिरती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो पैरेलल हो जाए ही रहे, तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड को देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे आके कोई कर्व पे गिरती है, इसका सरफेस हमें कोई भी सरफेस हो सकता है, ऐसे ऐसे ये कर्व सरफेस हो गया, किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर इस पे पैरेलल लाइट रे ऐसे गिरी, ऐसे लाइट रे गिरी, पैरेलल लाइट रे, पैरेलल बीम अगर गिरता है, कैसा होगा? अगर इस पर नॉर्मल ड्रा कर दे ऐसे, तो अगर इस पर नॉर्मल ड्रा करें इस तरह, तो नॉर्मल से ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए। इस पे देखिए तो ये यहां से एंगल ज्यादा बनाएगा ऐसे, फिर ये देखिए तो यहां से एंगल ऐसे बनाएगा। ये क्या हुआ? पैरेलल बीम आके गिरी इस रफ सरफेस से और रिफ्लेक्ट होके डिफ्यूज हो गई, इरेगुलर डायरेक्शन हो गई, इधर से उधर रेंडम डायरेक्शन। इसका क्या है? रेंडम डायरेक्शन। रेंडम डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट होती है, रेंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है,
तो ऐसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। का डिफाइन कैसे करें? When a parallel beam is incident on a rough reflecting surface, after deflection, the direction of reflected ray is random, then the reflection is called diffuse reflection। ये इसकी बात हो गई। तो ये तो छोटी छोटी जानकारियां थी हमारे पास। मिरर क्या होता है कि एक थिन ग्लास स्लैब होता है, ऐसे थिन ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है। इसको क्या करते हैं, एक साइड को पॉलिश करते हैं, पॉलिश सरफेस पॉलिश करते हैं, और दूसरे साइड को हम लोग सिल्वर लगाते हैं, सिल्वर का पॉलिश मारते हैं उस पर, जिससे ये तो हो गया ग्लास स्लैब। थिन ग्लास स्लैब। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग दिखाते हैं मिरर को ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर। तो मिरर को जब भी हमें दिखाना होगा इस तरह से हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है? टाइप्स ऑफ मिरर, क्या होता है? जो मिरर होता है ऐसे ग्रुप में दिया होता है कि दो टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। थोड़ा सा इसको ऐसे कहें, स्फेरिकल क्या है? कर्व है, कोई भी कर्व बनाए तो स्फेयर में हो सकता है, और पैराबोलिक भी होते हैं मिरर। जैसे हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर, वो क्या होता है? पैराबोलिक होता है। या गाड़ी की हेडलाइट हो गई, उसमें भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और सर्चिंग लाइट हो गई, जो सर्चिंग लाइट मूवियों में देखते हैं, वो जो सर पे यहाँ पे लगाते हैं और किसी भी गुफाओं में घूमते हैं, वो सर्चिंग लाइट, उसमें भी क्या होते हैं? पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। तो अब यहां से मिरर के टाइप देखा जाए तो उसके आधार पर हम लोग कहें ऐसे, जो मिरर होता है या तो प्लेन मिरर होता है, और सेकेंड जो होता है ये कर्व मिरर। अब हम लोग कर्व को भी दो पार्ट में कर सकते हैं, स्फेरिकल और पैराबोलिक। जनरली हमें पढ़ना कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो क्यों ना हम ये कहें कि जो मिरर होता है वो टू टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो हमें जो पढ़ना है, फर्स्ट प्लेन मिरर, और सेकेंड स्फेरिकल मिरर। यही दो चीजें हमें पढ़नी है। अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे इमेज बनता है मिरर में। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, थोड़ी सी आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने थे, हम लोग शैडो जब फॉर्मेशन पढ़ रहे थे उस समय। तो ऑब्जेक्ट जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और सेकेंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे। तो हमें दोनों पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का।
द इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, हमने एक मिरर लिया, इसे प्लेन मिरर, इसके पास में एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, या कहे कि ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट इमिट होती है। अब हमें देखना है इसके इमेज कैसे बनता है, तो हमें देखने के लिए आंख की भी जरूरत होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो एक ऑब्जर्वर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी आंख बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक आंख बना दिया, ऐसे कोई भी आंख है, यहाँ पे एक हमारा पीपल्स ऐसे आंख हो गई, ये आई। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये इसको आई हो गया। ये आई। अब हमारे पास दो चीजें हो सकती है, या तो ये सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है वो सीधा हमारे आंखों पर भी आ सकती है, ऐसे सीधा ऐसे हमारे आंखों पे भी लाइट आ सकती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए चौक सामने रखे हुए हैं, यहां से लाइट आई सीधा हमारे आंखों को डायरेक्ट भी आएगी, ये हमें दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे डायरेक्ट इससे लाइट हमारे आंखों पे आ रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इसके सामने इधर मिरर रखे, ये ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई देगा और उसका इमेज भी दिखाई देगा। तो इमेज कैसे दिखाई देगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेचुअल लाइट लेके जाते हैं, इस पे एक परपेचुअल लेकर जाते हैं, लाइट रे परपेचुअल हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है मिरर पे, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे इस मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट करे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल से एंगल कितना बढ़ा रहा है? जीरो, वो नॉर्मली ही आ रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ये भी जीरो होगा। क्लियर है? तो जो लाइट रे इसमें आई, फिर से वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे ही इसी पाथ में, उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तो जो लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो रिट्रेस करेगी उसी पाथ को। यहां तक क्लियर है? अब ये तो इधर आई, तो अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, ऐसे इसी पर्टिकुलर लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें ऐसे, फिर क्या करें? ये तो एक रे हो गया, हमारा इमेज एक रे से नहीं बनता, इनफाइनाइट रे से बनते हैं, या कहेंगे बीम से हमारे नहीं बनते हैं। तो हमने तो एक रे बना दिया, और फिर एक और रे लेके जाते हैं, यहां से एक रे लेकर गए इससे कुछ एंगल पे, ये यहां से नॉर्मल से कंसीडर करें θ1 एंगल बना रहा है। अगर ये θ1 एंगल बना रहा है नॉर्मल से, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये थीटा एंगल ही बनाएगा, θ1 एंगल ही बनाएगा। अगर इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इस लाइट को, ये तो जाएगी, ये हमारे आंखों पे इधर जाके पड़ेगा, ये लाइट इधर गई और ये इधर गई, दोनों ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, हमारे आंखों पे पड़ रहे हैं। क्या हमें कहीं पर इमेज दिखाई देगा? दिखाई देगा। कब? क्योंकि ये तो आगे जाके कहीं मिल नहीं रही, इधर कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये इधर की तरफ जाएगा ऐसे, तो कहीं पे यहाँ पर हमें नजर आएगा कि मिल रही है, और जहां पे मिलते हुए नजर आएंगी यही इमेज बनता है। इसी पॉइंट पे क्या होता है? इमेज बनता है। तो जब भी
हमें ये ना है कि लाइट रे कहीं जाके मिलेगी नहीं, एक्चुअल में कहीं नहीं मिली है, हम लोग उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं जब तो मिलते हुए नजर आए, और इसी पॉइंट क्या होता है, इमेज बनता है। और क्या कर सकते हैं, एक और रे लेते हैं, एक रे यहां से और लिया ऐसे, ये कंसीडर कर लिए थे, यहां से एंगल बना रही है θ2, रिफ्लेक्ट भी होगी ऐसे, ये भी θ2 एंगल बनेगा, और इसको अगर आगे पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया जाए ऐसे, तो ये भी वहीं से मिलेगी। अच्छा, हमें ये कैसे पता चला कि लाइट रे ये भी यहीं से जाएगी, ये गई तो ये एंगल दोनों डिफरेंट है, तो लाइट रे ये भी यहीं से क्यों जाएगी, क्या प्रूफ कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, ट्राई करिए, देखिए कैसे प्रूफ करें इसको। हम लोग ये जानते हैं कि ये अगर θ1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये θ1, ये नॉर्मल पैरेलल, तो ये भी θ1 होगा। एक नाम देते हैं, इसको देते हैं O, इसको INM नाम दे दिए। तो अगर ट्राइंगल देखे ONM, कौन सा ट्राइंगल देखें, ONM ट्राइंगल देखें और NMI ट्राइंगल देखें, तो इन केस में इन ट्राइंगल ONM एंड MNI, ये ट्राइंगल अगर देखें हम लोग, ये θ1 तो ये भी θ1, ये θ1 तो ये भी θ1, ये 90 तो ये भी 90, और ये MN कॉमन है, तो ट्राइंगल ONM congruent टू ट्राइंगल MNI, ये हो जाएंगे। अगर कंग्रुएंट है तो OM इक्वल टू MI होगा। अगर कंग्रुएंट है तो जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सबके सब कंग्रुएंट होंगे, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी क्या होना चाहिए, कंग्रुएंट होना चाहिए। अगर कंग्रुएंट है तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो जितने भी लाइट के मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे वो सब के सब पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर इसी पॉइंट से पास होंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन, प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम mirror is equal to perpendicular distance of image from mirror। ये हो गया हमारे पास कंक्लूजन। तो मिरर से जितना दूरी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी दूरी इमेज की भी होती है। ये तो हो गया हमारे पास कैसे इमेज बनता है पॉइंट सोर्स का प्लेन मिरर में।